नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। पंचायत और निकाय चुनाव के बाद अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी में चुनाव में जीत के लिए बैठकों का मंथन का दौर जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। खास बात यह कि इस बैठक में उन्होंने कांग्रेस के लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीखने की नसीहत दी है। उधर बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर चुटकी ले रही है। इससे पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव कांग्रेस के आईटी सेल की तारीफ कर चुके हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से सीखकर इस चुनावी रण को जीतने से गुरेज नहीं कर रही हैं, क्योंकि सवाल सबसे बड़ी लड़ाई का है और इसीलिए दुश्मन का, विरोधी का कोई ऐसा दाव जो उनको लगता है कि बहुत अच्छा है, वो अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं, उन्हें नसीहत दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। तो क्या एक दूसरे को देखकर सुधार कर लेंगी दोनों पार्टियां, या फिर जिसके पास संगठन की ताकत है वही लोकतंत्र का सिकंदर है? इसी पर होगी आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ का वो बयान सुनाते हैं कि कैसे वो कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं से देखिए, उन्हें आता है कि चुनाव किस तरह से लड़ा जाता है। उनका ये बयान जरा सुनिए, कमलनाथ क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको कोई बोलने नहीं जाता कि तुम जाओ वहां जाओ, जहां घूमो, ये घूमो। पर कांग्रेस में इंतजार करते हैं, कोई आए हमें बोले तभी हम जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास आज बोलने लायक कुछ नहीं है। आज मुझे आपको समझाना नहीं कि महंगाई और बिजली की क्या समस्या है, कैसे बीजेपी का ध्यान मोड़ना है, ये एजेंडा चेंज कर देती है। ध्यान मोड़ने की राजनीति में ये माहिर है। तो सुना आपने, एक नसीहत भी दे दी अपने कार्यकर्ताओं को कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सोचता है कि कोई आए और हमें बोले तब हम फील्ड में जाएंगे, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता जानता है कि कैसे काम करना है। अब इसे लेकर के सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जरा सुनिए। पराक्रम को अंतोगत्वा स्वीकारना पड़ता ही है और वही कमलनाथ जी ने किया। वैसे कमलनाथ जी ने इसके अतिरिक्त एक चीज और स्वीकारी कि उनके नेतृत्व में चले जितने भी अभियान थे, घर घर चलो अभियान, कार्यकर्ता जोड़ो अभियान, धन संग्रह अभियान, सोशल मीडिया वॉरियर अभियान, ये सब के सब अभियान फेल हुए और आज इन सब का ठीकरा उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर फोड़ दिया और खुद बच के निकल लिए। यही कांग्रेस की रीति नहीं। आप कोई बात करने के आदी हैं कमलनाथ जी, और इस बहाने उन्होंने निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा कि आज दुनिया भर की समस्याएं हैं, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, ये इतने मुद्दे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर सड़कों पे पूरी ताकत से निकल जाएगा तो ये ध्यान मोड़ने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा और 2023 में एक बार फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं बेहद खास। पंचायत निकाय चुनाव का समर, बीजेपी कांग्रेस ने कसी कमर। कमलनाथ हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुरीद, संगठन पूरी कर पाएगा सत्ता की उम्मीद। बीजेपी प्रभारी को कांग्रेस की आईटी सेल भाई, इस बार क्या सोशल मीडिया पर होगी असली लड़ाई? एमपी में चुनावी रण में कौन किस पर भारी, एक दूसरे से सीख लेकर जंग की तैयारी। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ खास मेहमान, सीधे रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता आलोक संजर जी, पूर्व सांसद भी। आलोक जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सुरेश राजे जी जुड़े हैं, विधायक भी हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सुरेश शर्मा जी, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आलोक जी आपके पास आता हूं। देखिए, संगठन बीजेपी के पास मजबूत है, इसीलिए पूरे देश में बीजेपी इस वक्त सत्ता के केंद्र में है, ये सबको पता है। लेकिन विरोधी अगर इसे स्वीकार कर रहा है और अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा है कि उनसे सीखिए, तो इस पर बीजेपी को खुश होना चाहिए, या आपको लगता है कि अब और कड़ा मुकाबला हो सकता है, इसकी तैयारी की जाए?
क्योंकि विरोधियों को अपनी कमी पता चल रही है। कैसे आप इसे लेते हैं इस बयान को? देखिए, वस्तुतः मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस में अब निराशा का साम्राज्य स्थापित हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी आशा लेकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शुरू से ही संगठन की पंचनिष्ठा, विचारधारा सबसे जुड़ता है और जुड़ने के बाद वो पूरा अपना सर्वस्व भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाता है, इस राष्ट्र के लिए लगाता है। हमें शुरू से सिखाया जाता है कि नेशन फर्स्ट और दल बाद में, तो हमारा राष्ट्र पहले है और राष्ट्र की बात को लेकर हम जब उतरते हैं तो हमारी सारी बातें गौण हो जाती हैं। और इसलिए मेरा अपना मानना है कि सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए संगठन शुरू से महत्वपूर्ण रहा है। संगठन मजबूत रहा तो सत्ता अपने आप पीछे पीछे आती है और वही कारण है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता लोग जो है वहाँ के निराश भाव से जी रहे हैं। उनके नेताओं का उनको संरक्षण नहीं है, आपस में गुटबाजी इतनी है। हमें यह बात सही है कि यदि उन्होंने हमारी तारीफ करी है तो हमको और सतर्क होने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को और सतर्क होने की आवश्यकता है। कभी कभी मीठा जो है तकलीफ दे जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने उसको लेकर काम करने के लिए अभी भी तैयार हैं। चुनाव हमारे सामने खड़े हैं, चुनावों को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। हम लोगों ने कमर कस के रखी हुई है, नीचे तक हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं, हमको काम दे दिया गया है। और सिर्फ चुनाव नहीं, हमारे एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा है जहां हर पल हर क्षण कार्यकर्ता का परीक्षण होता है, वो प्रशिक्षित होता है और वो काम करने के लिए निकल पड़ता है। तो मुझे लगता है कि यदि कमलनाथ जी ने तारीफ करी है तो उसमें कमल शब्द है उनके नाम में और कमल के हम लोग प्रेमी हैं और कहीं ना कहीं उनका प्रेम हमारे प्रति उजागर हुआ है। ठीक है, सुरेश राजे जी, कमलनाथ जी तारीफ कर रहे हैं, ये सीख दे रहे हैं जो जिस भी तरीके से ले, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर कमलनाथ जी को ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता बिना बोले निकलता नहीं है, तो ऐसा लगता है कि मोटिवेशन की कमी है कार्यकर्ताओं में? और मोटिवेशन की कमी है तो मोटिवेट करने वाले तो यही लोग होते हैं जो बड़े नेता होते हैं। तो ये किसकी कमी को उजागर कर गए वो सार्वजनिक तौर पर? नहीं अभिलाष जी, मेरा ठीक है, हमारे नेता ने ये कहा है और अगर सामने वाले का हमको लग भी रहा है कि भाई संगठन पर उनकी पकड़ है और संगठन उनका मजबूत है, इसको स्वीकार अगर हमने किया है, और हमारे नेता ने कोई पहली बार नहीं कहा, वो कई बार मंचों से कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उसके संगठन से है। और लगातार जब से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी, वो नेता प्रतिपक्ष रहे तब भी, आज वो प्रदेश अध्यक्ष है तब भी, लगातार उनका फोकस हमारा संगठन पर है और लगातार वो संगठन को मजबूती दे रहे हैं। तो उन्होंने अगर हमको सचेत किया है तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं, उसके संगठन से है, तो हमें अपने संगठन पर फोकस करना होगा। और संगठन को अगर हम संगठन की ओर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से ये हमारी कमजोरी है जिसे हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सुरेश शर्मा जी, मुझे ये बताइए जी, सुरेश शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कमलनाथ का ये बयान कि लोग अपने बिना कहे निकलते नहीं हैं, पीसी शर्मा जी भी बोले कि जिस दिन चाह लेंगे पूरी ताकत से कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल जाएंगे, तो मुद्दों की कमी नहीं है, बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। मतलब सभी वरिष्ठ नेता मान रहे हैं कि अभी पूरे मन से कांग्रेसी कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे। अब अगर वो काम नहीं कर रहे तो उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं सर? देखिए अभिलाष जी, 2-3 कारण तो मैं पहले गिना देता हूं, फिर मूल बात पे आ जाऊंगा मैं। 2-3 कारण ये है कि कांग्रेस में युवा नेतृत्व सामने लाने के लिए कोई भी राजी नहीं है। यदि हाईकमान से लगाकर कमलनाथ तक जी आते हैं तब जो है यही स्पष्ट होता है कि युवा कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, युवा नेताओं पर भी भरोसा है। मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता कि अरुण यादव जी के साथ क्या हुआ और अजय सिंह राहुल भैया के साथ क्या हुआ, क्योंकि ये हम सब लोग प्राय चर्चा करते रहते हैं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि यदि नेता प्रतिपक्ष बनाने का समय आया तब हमें ये देखने को मिला कि कांग्रेस के पिटारे से वही 70 पार के नेता मिले, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ये बुजुर्ग लोग जो है युवाओं को के लिए कोई स्थान देने को राजी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और अब जो है हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह, ये सारे लोग जो है एक उम्र पार कर चुके हैं जिसको रिटायरमेंट की उम्र कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का कार्यकर्ता किसके लिए उठ जाए? क्योंकि चमकदार चेहरा और स्थापित चेहरे में एक बेसिक अंतर होता है जो जनता को प्रभावित कर सके।
तो जनता को प्रभावित करने वाले चेहरे नहीं है। इसलिए कमलनाथ जी को भाजपा के संगठन का उदाहरण देकर के अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा करने का काम करना पड़ रहा है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा के बारे में केवल कमलनाथ जी ने बोला है ऐसा नहीं है। इससे पहले मोहन प्रकाश जी से लगाकर जितने भी प्रभारी आए उन्होंने सबने संघ की कार्य पद्धति को लेकर के और संगठन भाजपा संगठन के कार्यकर्ता की निष्ठा को लेकर के टिप्पणियां की हैं और अपने कार्यकर्ता से ये कहा है कि आप इस निष्ठा के अनुरूप काम करिए तो ज्यादा हम लोग ताकतवर बन जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब 3, 4, 5 पदाधिकारी बदल गए इसी निष्ठा को गाते गाते और कार्यकर्ता में चेतना नहीं आ रही, कमलनाथ जी कितनी चेतना ला पाएंगे ये एक समझने का विषय है। इसलिए नेतृत्व को ये इसलिए समझ में आ रहा है कि वो सत्ता से बाहर है, इसलिए उनकी समझ में आ गया कि संगठन बहुत बड़ी ताकत रखता है। कार्यकर्ता को इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो संगठन में प्रवेश नहीं कर पा रहा, इसलिए उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल समझने वाली चीज है। जब कांग्रेस इसको समझ लेगी, क्योंकि आप फिर मैं वहीं से आपको इशारा कर रहा हूँ कि यदि ये चिंतन बैठक करते हैं कांग्रेस पार्टी अपना नेतृत्व ले जा करके और वो ही ढाक के 3 पात होते हैं, यदि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच जाने के बजाय कमलनाथ जी अपने घर में बुला करके कार्यकर्ताओं को समझाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि संगठन जनता से घर की तरफ लौट रहा है। पार्टी नेतृत्व जो है वो केवल गांधी परिवार की ओर लौट रहा है। तो ये जब तक उल्टी गंगा बहती रहेगी तो कमलनाथ जी कितना ही उपदेश दे दें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है आलोक जी, देखिए कहा यह जाता है कि संगठन से सत्ता होती है, ये बहुत ही नैतिक बातें हैं सियासत की। आजकल कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है उसी का संगठन मजबूत होता है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी लंबे वक्त से सत्ता में है, कांग्रेस लंबे वक्त से सत्ता में दूर है सत्ता से, तो जो आस्था रखने वाले कर्मठ कार्यकर्ता थे वो भी आखिर कब तक इंतजार करें, वो भी धीरे 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 शिथिल पड़ गए। अब क्या आपको लगता है वाकई में कि सत्ता नहीं होने से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है कांग्रेस के संगठन पर? हालांकि आपका विषय आपकी पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पॉलिटिक्स आप देखते समझते आए हैं और जमीनी स्तर से आपने पॉलिटिक्स अपनी शुरू की और इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, तो क्या लगता है कि सत्ता से दूर रहने की वजह से भी संगठन बिखर गया है और उसका मनोबल टूट गया है कांग्रेस के? देखिए, यदि हम शब्दों में ही देखें तो संगठन में कोई भी अक्षर कटा हुआ नहीं है और सत्ता में एक आधत्ता कटा हुआ है। तो जहां सत्ता होती है वहां काटछाट तो होती है, लेकिन जहां संगठन मजबूत है तो काटछाट में पीछे चली जाती है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन बहुत मजबूत है और यदि हम संगठन शब्द को ही देखें तो एक सापे बिंदी रखी हुई है, वो बिंदी ही कार्यकर्ता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता को यदि सम्मान देंगे, उसका आत्मसम्मान बनाए रखेंगे तो संगठन मजबूत रहेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व इसको अच्छी तरह से जानता है, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को तवज्जो देना जानता है और वही कारण है कि आज सत्ता में होने के बाद भी हमारा संगठन मजबूत है। पहले हम सत्ता में नहीं रहे, काफी वर्ष हम सत्ता में नहीं रहे, लेकिन सत्ता में नहीं रहने के बाद भी हमारा संगठन धीरे धीरे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा और हम आज देश में सबसे बड़ी पार्टी हैं। यदि हम विचार करें, अभी 2-3 दिन का ही हम देखें तो एक सुनील जाखड़ जी का प्रसंग भी हमारे सामने आया है। एक वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता के पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का उनका मोहभंग हुआ है। यदि हम देखें तो अन्य और भी जगह देखें तो वहां पर भी हम देखेंगे तो कांग्रेस से धीरे धीरे लोगों का मोहभंग हो रहा है। हार्दिक पटेल हैं और भी कई नाम हैं। सामने उदाहरण है कि गुजरात में उसका बड़ा महिमा मंडन किया गया। हाँ, तो उन्होंने वहां देखा जाने के बाद कि सिर्फ महिमा मंडन कुछ चंद रोज के लिए किया जाता है और उसके बाद कार्यकर्ताओं को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। मेरी लाठी और मेरा भैंस ऐसा चलता है, क्योंकि कांग्रेस की ये शुरू से परिवारवाद की पद्धति रही है, इसलिए संगठन का वहां होना मेरे को लगता है कि कभी हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने कहा कि नैराश्य भाव वहां पर उनका साम्राज्य उसका स्थापित हो चुका है, लेकिन आशा जहां पर होगी, आशा सिर्फ किसके लिए, अपने लिए नहीं, मेरे संगठन के लिए नहीं, हम राष्ट्र के लिए आशा कर रहे हैं कि हम देश के नागरिकों के लिए आशा कर रहे हैं। तो वहां यदि ये भाव आता है तो फिर सत्ता में रहते हुए भी संगठन का मजबूत रहना नितांत आवश्यक है और हो ही जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सत्ता में रहने के बाद भी संगठन को मजबूत करने की स्थिति है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना सुंदर हमको अभी सबको मैसेज दिया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम आए और दूसरे दिन वो गुजरात पहुंच गए। कोई कार्यक्रम नहीं, सिर्फ और सिर्फ संगठन की काम करने वाला। भारतीय जनता पार्टी का कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, कितने बड़े पद पर क्यों नहीं आसीन हो, लेकिन उसके लिए संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है और वही कारण है कि संगठन के हमारे पांव मजबूत होते चले जा रहे हैं। ठीक है, सुरेश राजे जी, देखिए ये बात सब स्वीकार कर रहे हैं, जैसे कि बताया शर्मा जी ने कि मोहन प्रकाश से लेकर के कमलनाथ जी तक की संगठन बड़ा मजबूत है, संगठन बड़ा मजबूत है, लेकिन छोटे कार्यकर्ताओं को उनकी कमियां गिनाने की बजाय जो संगठन के बड़े नेता हैं वो कब स्वीकार करेंगे? सुरेश जी को लगता है आवाज नहीं जा रही। सुरेश शर्मा जी के पास वापस आता हूं। सुरेश शर्मा जी, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस के छोटे
कार्यकर्ताओं पर हार का, सत्ता से दूर होने का दोष डालना छोड़ करके बड़े नेताओं को स्वीकार कर लेना चाहिए कि गलती ऊपर है। नीचे का कार्यकर्ता तो अपने आप मोटिवेट हो जाएगा अगर ऊपर से सब चीजें सही होंगी। क्या आपको लगता है ये वक्त आ गया, ये हाई टाइम है, क्योंकि पंचायत चुनाव, फिर नगरीय निकाय चुनाव और इन सबका इंपैक्ट पड़ेगा फिर सीधे विधानसभा चुनाव पर? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है और मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है आपके नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता और दूसरी होती है आपके बारे में अवधारणा क्या बनी। ये दोनों चीजें कांग्रेस में कमजोर होती चली जा रही हैं और उसको, अवधारणा को चेंज करने की कोशिश नहीं होती है। आप देखिए, वंशवाद की अवधारणा को समाप्त करने के लिए एक टिकट देंगे एक घराने से, लेकिन उससे गांधी परिवार दूर रहेगा। तो सारी दुनिया और सारा हिंदुस्तान जो है वो तो गांधी परिवार के वंशवाद की चर्चा करता है, वो कोई मुलायम सिंह यादव के वंशवाद की चर्चा थोड़ी करता है, क्योंकि वो तो क्षेत्रीय पार्टी है, सबको मालूम है। तो आप अपने यहाँ वंशवाद को परिभाषित करने के लिए जो बदल रहे हो वो आपकी स्वीकार्यता को नहीं बढ़ा रहा और धारणा को नहीं बदल रहा। दूसरी बात ये, मैं जो एक बार अभी कह चुका हूं उसको एक हल्का सा संकेत देते हुए बढ़ूंगा मैं आगे, कि आप जो है अपना विश्वास जो है दोबारा जागृत नहीं कर पाते। देखिए, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता प्राप्त करने के लिए किसानों की कर्ज माफी का नारा दिया था। मैं इसको बिल्कुल नहीं कहता हूं कि कर्ज माफी नहीं हुई, कर्ज माफी हुई, लेकिन उल्टे तरीके से। आपने 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की बात की थी, आप पहले झटके में 2 लाख की कर्ज माफी करते, आपका एक संदेश जाता। हुआ क्या कि आपने जो है एनपीए से शुरू किया, फिर 10,000 वाले के किया, फिर 20,000 वाले का किया और सरकार चली गई, 2 लाख वाला रह गया। तो आप पर यह आरोप लगता है कि 2 लाख की कर्ज माफी आप नहीं कर पाए, आप छोटी छोटी कर पाए। तो ये आपके बारे, आपका विश्वास जो है वो बड़ा तीर मारने से पैदा होता है, छोटे छोटे निशाने साधने से नहीं होता। इसलिए ये सारी परिस्थितियां बन रही है और कांग्रेस के लिए ये वास्तव में सबसे बढ़िया वक्त है कि जब खोने के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, 2 बार से आप नेता प्रतिपक्ष केंद्र में नहीं बना पा रहे हैं, तब आप इतना आमूलचूल परिवर्तन कर दीजिए कि जिसके कारण लोग आपसे जुड़ने लग जाएं। जनता के बीच में आपके कोई कार्यक्रम नहीं होते। आप यदि जाते हो सड़क के ऊपर महंगाई के मुद्दे को लेकर के, तो आपकी आलोचनाएं केवल ऐसे स्थान पर केंद्रित रहती हैं जैसा ये कहा जाता है कि हम केवल मोदी की आलोचना करने निकले हैं, हम समस्या के समाधान के लिए नहीं निकले, हम समस्या के बारे में जानकारी देने के लिए नहीं निकले। यदि हम ऐसी स्थिति बनाते हैं, आरक्षण जैसा मामला मध्य प्रदेश में है, कमलनाथ जी ने कहा कि मैंने एक आरक्षण दिया, ठीक है, एक विवाद का विषय है, लेकिन कल दिग्विजय सिंह ने बयान दे दिया कि 1994 से ही 27% आरक्षण मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, कमलनाथ जी ने सब गड़बड़ की? तो ये जो एक दूसरे के रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं और कमलनाथ कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ये जो आपस में एक दूसरे के साथ टकराहट और युवाओं को नहीं आने देना, ये कांग्रेस की इतनी बड़ी कमियां हैं जिनके बारे में यदि चिंतन नहीं किया जाए तो मुझे बहुत संभावनाएं। हाँ जी सर, सुरेश राजे जी जुड़ गए। सुरेश राजे जी, मुझे बताइए कि कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े नेता पिछले कई सालों से 15, 16, 17, 18 सालों से नसीहतें ही दे रहे हैं कि आप सुधर जाइए, संगठन को मजबूत कीजिए। जब वो बताते हैं कि देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता कितने संगठित हैं, तो क्या उन बड़े नेताओं में से कोई बताता है कि देखिए वहां के आला कमान बड़े नेता कितने संगठित हैं? कभी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते, सभी एक मत से डिसीजन लेते हैं। जब बड़े डिसीजन होते हैं तो छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर करते हैं। तो क्या केवल छोटे कार्यकर्ताओं को छोटे कार्यकर्ता देखें और सीखें? क्या कांग्रेस के बड़े लीडर्स बीजेपी के बड़े लीडर और संगठन की एकता को देखकर कुछ सीखेंगे नहीं सर? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है कि एक दूसरे बड़े नेता से सीखेंगे नहीं सीखेंगे, बड़े नेता भी अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी जैसे मामला आया कि साहब नेता प्रतिपक्ष कैसे बना दिया। अब देखिए, ये अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना मामला है। जब वो आडवाणी जी को घर बिठा दिया जाता है तो भाजपा के लोग बिठा देते हैं, मुरली मनोहर जोशी जी को घर बिठा देते हैं, तो कांग्रेस तो कुछ बोलती नहीं है। ये उनकी अंदरूनी पार्टी का मामला है। अब कब युवा को आगे लाना है और कब हमें अनुभवी लोगों का अनुभव का लाभ लेना है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। ठीक है। और जहाँ तक सवाल है अभी कार्यकर्ता की बात करें तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं अब भारतीय जनता पार्टी लोग कहते हैं हमारा कार्यकर्ता देवतुल्य है। उनका कार्यकर्ता देवतुल्य इसलिए दिख रहा है कि एक लंबे समय से वो सत्ता में है। सत्ता की, अब उसको मैं मलाई तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सत्ता है तो वो सब कुछ उनके पास है। और जहां तक सिद्धांतों की बात इन्होंने कही कि हमारे सिद्धांत से लोग जुड़ते हैं, हमारी विचारधारा से लोग जुड़ते हैं। अब देखिए परिस्थिति देखिए आप कि
प्रदेश में केशु भाई पटेल कहाँ थे गुजरात में, उसके बाद क्या हुआ? तो ऐसा नहीं है कि इस दल में मतभेद नहीं है, इस दल में मतभेद नहीं है। परिवार जब बड़ा होता है तो मतभेद तो छोटे पूरे रहते हैं। मतभेदों का ये मतलब नहीं है कि हमारा बड़ा नेता एक दूसरे को हराने का या नीचे दिखाने का काम करे। ये तो देखिए मीडिया का अपना नजरिया है, मीडिया किस नजरिए से देख रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी हर वो प्रयास कर रही है। और जहां तक अभी मैं सुन रहा था कि आदरणीय कह रहे थे कि कर्ज माफी, मैं धन्यवाद दूंगा उनको, कम से कम स्वीकार तो किया कि कर्ज माफी हुई। भाजपा के लोग तो सदन में स्वीकार करते हैं और बाहर कह देते हैं कि कर्ज माफी हुई नहीं। मैं कह रहा हूं 1 लाख तक की हुई ना, अगर थोड़ा वक्त हमें और मिला होता तो वो 2 लाख की भी होती। और हमने जनता से फिर वादा किया है कि देखिए अभी आरक्षण का मुद्दा लो ना आप, अब इनसे पूछो, मैं तो पूछना चाहता हूं कि अभी जो आरक्षण मिल रहा था आप उसमें भी कटौती कर दी। आप देखना अभी तो 14% का जो मामला है ना, वही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भाजपा करने क्या जा रही है। ठीक है सर, अभी तो जब आरक्षण होगा, जब वो अलग अलग जो है ना जिलों का आरक्षण होगा, आरक्षण के फॉर्मूले को लेकर बहुत पेच है, बिल्कुल इस पर हम बात कर चुके हैं और आगे भी बात करेंगे। आलोक जी, मुझे ये बताइए कि जब मुरलीधर राव जी आए थे और उन्होंने कहा था अपनी आईटी सेल बीजेपी के पदाधिकारियों को बुलाकर के बड़ी नाराजगी जताई और कहा कि कांग्रेस के आईटी सेल से सीखिए सोशल मीडिया उनका कितना एक्टिव रहता है, और अगर मैं सही हूं तो उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष जो थे आईटी सेल के उनको भी हटा दिया गया। तो क्या ये आपको लगता है कि ये स्वस्थ परंपरा है, एक दूसरे से सीख ले लेना, लेकिन सीख करके कदम उठा करके उसे एग्जीक्यूट कर देना, उसका फायदा उठा लेना, यही सबसे बड़ी ट्रिक है? देखिए, मैंने कहा ना ये स्वच्छ परंपरा है। सीखने के लिए मैंने पहले दिन कहा कि हमारा कार्यकर्ता हर पल हर क्षण प्रशिक्षित होता है। मैं भी प्रशिक्षण ले रहा हूं। हम घर से निकलते हैं तो हमारा प्रशिक्षण शुरू हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की वे ऑफ टॉकिंग क्या है, उसके चलने का तरीका क्या है, उसके पहनावा क्या है। तो कहीं ना कहीं इससे एक इमेज बिल्ड होती है और इमेज किल नहीं होना चाहिए। और हमारे मुरलीधर राव जी ने जो बात कही वो हमेशा बोलते हैं कि किसी से अच्छी बात सीख सकते हो तो जरूर सीखो। माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी भी हमेशा कहा करते थे कि हमारे को हर पल हर क्षण सीखने की आवश्यकता है। सीखने के लिए तो हम एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं। तो हम एक स्वच्छ परंपरा का निर्वहन करने के लिए उन्होंने बात करी। कांग्रेस की जो अच्छी बातें हैं निश्चित रूप से हम उनको आत्मसात करते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन जो उनकी, मैंने कहा कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो कांग्रेस की प्रॉब्लम है। लेकिन जहां तक हमारे यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे एक एक कार्यकर्ता को, छोटे से लेकर वरिष्ठ नेता तक को एक जैसा सम्मान मिलता है। और वही कारण है कि आपको पिछला पता है, पिछले चुनाव में मेरे जैसे कार्यकर्ता को जिसको सोचा भी नहीं था तो मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया और इतना बड़ा चुनाव लड़ाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। लेकिन कांग्रेस के इसकी विपरीत देखें तो चुनाव में तो ऐसी जुतम पैर शुरू हो जाती है कि एक बार तो भोपाल में नगर निगम में फ्री फॉर ऑल कर दिया गया था कि अपने ही कार्यकर्ता को नहीं समझा पाए, नेताओं ने अपने अपने कार्यकर्ता का तुम तो लड़ो। तो ऐसी स्थिति में जब लड़ो तो जब अंदर ही लड़ रहे तो बाहर जाके क्या लड़ेंगे। और वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को लोग देवतुल्य भी बोलते हैं और आज कमलनाथ जी उनसे कह भी रहे हैं कि उन कार्यकर्ताओं से सीखने की आवश्यकता है। ठीक है सुरेश राजे जी, आपके पास आता हूं, फिर अंतिम में सुरेश शर्मा जी से एक्सपर्ट कमेंट लास्ट लूंगा। सुरेश राजे जी, पंचायत का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पता है कि ये वो कड़ी है, अगर यहाँ बन गए तो आगे बनते चले जाएंगे, यहाँ बिखर गए तो फिर बिखरते जाएंगे। क्या लगता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव और आपको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी? अब डायरेक्टली नहीं होते लेकिन फिर भी जो आपके समर्थित उम्मीदवार हैं उनको लेकर। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आपको विश्वास दिला रहा हूं और बहुत अच्छा वो परिणाम आएगा। और कार्यकर्ता हमारा पूरी तरह, देखिए कहीं कार्यकर्ता का मनोबल नहीं गिरा है। अब वो अगर ये जो स्थिति है अभी, तो देखिए हुआ की स्थिति है भाजपा में, कांग्रेस में नहीं है। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। अभी 2 दिन पहले वक्तव्य आया कि हम सारे के सारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में डायरेक्ट जनता द्वारा कराएंगे। फिर अभी एक और नया फार्मूला आ गया कि नहीं, अभी वो अध्यादेश वापस लेंगे, उस पर पुनर्विचार करेंगे। तो ये ऊहापोह की स्थिति है ना साहब, ये भाजपा में है, कांग्रेस में कतई नहीं है। और बिल्कुल मैं एक बात और कहे हम आपसे, क्या हम अभी मैं सुन रहा था, बड़ी अजीब बात लगी कि साहब हम कार्यकर्ता ये रहता है भारतीय जनता पार्टी। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक अवसरवादी दल है। अवसरवादी दल में कैसे कह रहा हूं वो समझ लो। इन्होंने आसाम में क्या किया, विश्व शर्मा कहाँ से लाके उन्होंने प्रोजेक्ट किया, फिर सीएम बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता, एक मिनट,
भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता कहाँ क्या करेंगे जो जीवन से लगे रहे। तो मैंने कहा ना, ये राजनीति है। ठीक है अब सर। इसमें कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, ठीक है, आते मैं इस जाते पर नहीं रहेंगे सर। जाऊंगा, कांग्रेस में लेकिन भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जिंदगी की पीढ़ियां लगाने कांग्रेस- वाले कार्यकर्ता जी। चले जाते हैं, बड़े नेता चले बिल्कुल। जाते हैं, अलग बात है, वो चलता रहता है। लेकिन सुरेश शर्मा जी, अंतिम में जी, क्योंकि जी। समय कम है, 20 सेकंड में सर मुझे बताइए, ये पंचायत चुनाव क्या संगठन की परीक्षा होगा दोनों ही दलों के लिए एक बार फिर से? नहीं, पंचायत चुनाव निश्चित रूप से परीक्षा है, क्योंकि लंबे समय के बाद चुनाव हो रहे हैं। एक बड़ी बात यह है, हालांकि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होते पंचायतों के, इसलिए दावेबाजी बात की एक अलग बात है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी भरपाई कर ले। ठीक है तो इसलिए जो है ये बिल्कुल निश्चित रूप से परीक्षा पर। मैं एक लाइन बोलने की अनुमति चाहता हूँ जी। कि हमारे माननीय विधायक महोदय ने निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया, और जो ही विश्वा शर्मा का नाम आता है तो उनका वो कुत्ते वाला उदाहरण भी याद आ जाता है। और यही बात जो है आज हार्दिक पटेल ने दोहराई है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक जैसा घटनाक्रम कि भाई हमसे ज्यादा, कार्यकर्ता से ज्यादा, नेता से ज्यादा कुत्ते को पसंद किया गया। और इन्होंने ये कहा कि जब राहुल गांधी यहाँ आते थे तो किस प्रकार का चिकन खाएंगे ये, और ब्रेड कैसी होगी, इस पर चिंता ज्यादा होती है और संगठन पर नहीं होती। तो ये जो बात है ये जरूर माननीय विधायक जी अपनी पार्टी में उठाएंगे कि कम से कम आप जो है संगठन के बारे में बात करिए। आलोक जी ने 4 बार संगठन का उल्लेख किया है, लेकिन राजेश जी ने एक बार भी अपने संगठन का उल्लेख नहीं किया। ये ठीक है। परिवर्तन जब तक चेंज नहीं होगा, ठीक है सर। ये कमियों में सुधार नहीं होगा जब तक बराबरी की पोजीशन में आने ठीक है की सर। संभावना नहीं थी। तो संगठन की कमियां तो दिख रही हैं, लेकिन कमियों को सुधारना भी तो फिर आला नेताओं को है। केवल अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया जाए कि उनकी तरह बन जाइए, उनकी तरह बनने के लिए उनकी तरह का मोटिवेशन लाइए, उनकी तरह का संगठन तैयार कीजिए, उनकी तरह सम्मान दीजिए। देवतुल्य कम से कम कहते तो हैं, करते नहीं करते वो कार्यकर्ता और बीजेपी जाने, वो कहते तो हैं खुल करके हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता देवतुल्य है। वो सम्मान अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि सत्ता में वापसी कांग्रेस के लिए कोई बड़ी दूर की चीज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक संजर जी, सुरेश राजे जी, सुरेश शर्मा जी, आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।